नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ शुक्ला और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी। आज के नए 20 सवाल पिछले कई दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी आप सभी पिछले कई दिनों से ऐसा कह रहे थे कि अगर ये प्रश्न हिंदी में हो तो थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या फिर हमारे जो लोग हैं ऑल अबाउट सोशियोलॉजी परिवार के, वो ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं और हिंदी से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम लोग जब अंग्रेज़ी में भी प्रश्न लगा रहे थे तो उन्हें हिंदी में समझ के हिंदी में उनकी व्याख्या करके ही लगा रहे थे, लेकिन चलिए अब हम लोग कुछ दिन हिंदी में भी लगाते हैं, कुछ प्रश्न हिंदी में भी लगाते हैं। दोनों ही भाषाएं हमें आनी चाहिए, क्योंकि हम जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं को सीखना, आना, पढ़ाना, बोलना, ये सारी चीज़ें उसमें आनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। और आप लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। कई लोग कह रहे थे कि कमेंट सेक्शन में वो लाइव चैट का ऑप्शन नहीं आता है। तो जब वीडियो चल रही होती है, जैसे ही अगर आप प्रीमियर में देख रहे हैं, जब वो वीडियो लाइव हो रही होती है, तब आप उसे क्लिक करेंगे तो वो उसी के नीचे लाइव चैट अपने आप ओपन हो जाती है। और अगर नहीं हो रही है तो जहाँ पर कमेंट है, कमेंट को जब आप लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो चैट ऑप्शन आ जाएगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि जिन परिवर्तों का परीक्षण किया जाना है उनके बीच संबंध को क्या कहते हैं। परिवर्तों का मतलब यहाँ पर वेरिएबल्स है, यानी जिन वेरिएबल्स के बीच में हमें टेस्ट करना है उन्हें क्या कहते हैं, उनके बीच के संबंध को क्या कहते हैं, उनके बीच में उन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहलाता है। रिसर्च क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परिकल्पना। ठीक है, इस प्रश्न का सही उद्देश्य हो जाएगा परिकल्पना, क्योंकि हम जानते हैं कि परिकल्पना में एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि दो वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है जिसको कि हम स्वतंत्र चर कहते हैं, वहीं दूसरा वेरिएबल होता है जिसको कि हम निर्भर चर कहते हैं, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिस पर प्रभाव पड़ता है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसका प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो परिकल्पना हो जाएगा, हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, जिसे कि आप नल हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी शून्य परिकल्पना कहते हैं, जिनमें दो परिवर्तों के बीच में, दो चरों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। और वहीं दूसरा हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, जिसको कि आप वैकल्पिक उपकल्पना कहते हैं, जिसमें कि दोनों के बीच में एक संबंध होता है और आवश्यकता पड़ने पर आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का आंसर हाइपोथेसिस हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मार्क्स के अकॉर्डिंग मानव की प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में परिणत होती है, यानी जो मानव या इंसान की जो काम करने की एबिलिटी है, या जो उसकी टेक्निकल एबिलिटी है, वो कार्य रूप में परिणत होती है कब। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। जब लोकतंत्र स्थानीकृत होता है, यानी जब डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशनलाइज होती है, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में, कैपिटलिस्ट स्टेज में, या फिर प्रिमिटिव स्टेज में। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि मार्क्स जिस टाइम की बात कर रहे हैं, तो प्रच्छन्न क्षमता कार्य रूप में तभी परिणत होगी जब उत्पाद बनाए जाएंगे, जब प्रोडक्शन होगा, उत्पादन प्रक्रिया में वो चीज़ काम आती है। हम लोगों ने पढ़ा था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादों के लक्ष्य निरूपण का क्या मतलब है कि जो मनुष्य की प्रच्छन्न क्षमता है, जो उसकी एबिलिटी है काम करने की, वो कार्य रूप में जब परिणत होगी जब उत्पाद बनाए जाएंगे या उत्पादन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उत्पादों के लक्ष्य निरूपण में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, उस संबंध को क्या कहते हैं जिसमें एक चर में परिवर्तन सदैव दूसरे चर में परिवर्तन को उत्प्रेरित करता है। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, देखिए, है ना, कि एक वेरिएबल है जिसको v1 कहा जा रहा है और दूसरा वेरिएबल है जिसे कि v2 कहा जा रहा है। तो v1 में कोई चेंज आ रहा है तो v2 बदल रहा है, v2 में कोई चेंज आ रहा है तो v1 बदल रहा है। तो इस तरीके के संबंध को क्या कहते हैं जिसमें कि एक
में परिवर्तन करेंगे तो दूसरा भी परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी तो ऐसा होता था ना कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते थे या जब आप हीट बढ़ाते थे, जब आप, तो कुछ ऐसा, मतलब अगर आप, फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे आसान भाषा में समझिए, अगर आप गैस की फ्लेम लो करेंगे तो पानी को उबलने में ज़्यादा कम समय लगेगा, और अगर आप गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो पानी जल्दी उबल जाएगा, है ना। तो इसलिए यानी एक में घटा बढ़ी करी तो दूसरा भी प्रभावित हो रहा है भाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप या कार्य कारण संबंध। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध। यानी एक में परिवर्तन क्या करेगा, दूसरे में परिवर्तन को उत्प्रेरित करेगा। एक में आपने बदला, आपने गाड़ी का एक्सीलेटर तेज खींचा तो स्पीड बढ़ गई, आप जल्दी पहुंच गए, है ना। तो इस तरीके की जो चीज़ आती है इसको हम कहते हैं कार्य और प्रभाव संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत शास्त्री संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत माने जाते हैं। यानी कहा गया है कि जो इनमें से कौन से लोग हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट थियरी जिन्होंने दी है और कॉन्फ्लिक्ट थियरी के एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति माने जाते हैं, वो कौन से हैं। तो भाई आप इतना तो जानते ही हैं कि G.H. मीड तो नहीं है, आप इतना तो जानते हैं कि एम.एल. डर्कहाइम तो नहीं है ना, आप इतना तो जानते हैं कि डार्विन तो नहीं होंगे, बचा क्या, कार्ल मार्क्स का तो आपको श्योर ही है, और वेबर भी हैं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि किसने संघर्षवाद की बात करी है सिद्धांत की। प्रश्न में कहा जा रहा है संघर्ष सिद्धांतों के बौद्धिक मूल स्रोत मानते हैं। तो जो बात मार्क्स कर रहे हैं लगभग लगभग वेबर उससे कई डायमेंशंस में कर रहे हैं। जहां मार्क्स केवल इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म यानी आर्थिक निर्धारणवाद की बात करते हैं, तो मैक्स वेबर कह रहे नहीं, वो कारण और भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और कुछ अलग अलग तरीके के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स तथा मैक्स वेबर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। दो कथन है और एक को कारण कहा जा रहा है, एक को तो आप जानते ही हैं। लिखा हुआ है लेविस कोजर और रैंडॉल कॉलिंस। हो सकता है दोनों आपने ना पढ़े हो, लेकिन चूंकि हम लोग केवल नेट को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ साथ जो पीजीटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी लगभग सबकी सेम है, तो एक मिला जुला, और ऐसा कोई इसमें सवाल है भी नहीं जो आप ना जानते हो। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट थियरी है तो कॉन्फ्लिक्ट थियरी में तो सभी आ जाएंगे। तो कहा गया है लेविस कोजर तथा रैंडॉल कॉलिंस दोनों को संघर्ष विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। हाँ बिल्कुल रखा जाता है, क्योंकि कोजर की तो बुक का ही नाम है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और कोजर जो है संघर्ष के प्रकारवादी विचार की बात करते हैं ना, और रैंडॉल कॉलिंस भी मोनोकॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ द मल्टी कॉजल वर्ल्ड वाली जो बात आती है, रैंडॉल कॉलिंस उसके साथ वो भी उसी विचारधारा के हैं, दोनों ही संघर्ष विचारधारा के हैं। और लिखा है क्योंकि दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। हाँ ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है, और ऐसा लग तो रहा है कि भाई दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो यह है, लिखा है कि इन दोनों को संघर्ष की विचारधारा के अंतर्गत रखा जाता है। अब अगर यहाँ पर क्योंकि में ये बात आ रही है कि दोनों ही समाज के भरण पोषण में संघर्ष के कार्य पर बल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। रैंडॉल कॉलिंस का मानना है कि जो सत्ता है वो इसका प्रमुख कारण हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ए सही है और आर गलत है। ठीक है, क्योंकि रैंडॉल कॉलिंस, इस अगर आप केवल इसको समझेंगे तो ये स्टेटमेंट हो सकता है सही है, लेकिन इस संदर्भ में ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हालांकि कोजर का तो मानना है कि चलो ठीक है, सोसाइटी बिना कॉन्फ्लिक्ट के कैसे चलेगी, और सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन लिखा गया है कि पोष संघर्ष दोनों ही ऐसा नहीं करते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विद्रोह के कारण है। पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न रीजन में, ईस्टर्न रीजन में विद्रोह क्यों हो रहा है। जो भारत का जब आप एक मैप बनाते हैं इस तरीके का ऐसे करके, तो जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर क्यों विद्रोह की स्थिति पनप रही है, या विद्रोह की स्थिति क्यों हो रही है, इसके क्या प्रमुख कारण निकल करके आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि विकास वंचन दूर से ही दिख रहा है। उन्हें लगता है कि भैया देखिए हम तो मेन स्ट्रीम में हैं नहीं, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र वाले हैं, उन्हें लगता है कि भैया हम तो
जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हमारा, उसे जो ये साइड वाला जो इधर वाला आप सेक्शन देखते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि भैया हमारे पास तो विकास आ ही नहीं रहा है, हम क्या कर पाएंगे, वो देखिए ना बोडोलैंड वाला जो मामला चल रहा था कि बोडोलैंड की मांग चल रही थी, है ना। तो ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रेशियल कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, प्रजातीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है, और रिलेटिव डिप्रीवेशन, डेवलपमेंट डिप्रीवेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर विकास वंचन ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, प्रजातीय संघर्ष तथा विकास का वंचन या विकास की वंचना का होना। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, फिर से कारण और कथन वाला सवाल है। ठीक है, लिखा हुआ है टाउनसेंड ने, अब टाउनसेंड को आप नहीं भी जानते हैं तभी भी आपका काम चलेगा। टाउनसेंड ने जो है बल देकर कहा कि गरीब वस्तुनिष्ठ रूप में गरीबी को केवल सापेक्षिक वंचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए। और लिखा है क्योंकि समाज लोगों की आवश्यकताओं तथा खाद्य सामग्री के उपभोग का निर्धारण करता है। तो पहली तो बात यह है कि ये स्टेटमेंट अपने आप में अलग है, अलग लग रहा है, और ये अपने आप में अलग लग रहा है। ये तो बात सही है कि एक्सप्लेनेशन वाला तो कथन नहीं समझ में आएगा, ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो जब एक्सप्लेनेशन नहीं है तो यानी गलत भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, बचा क्या? बातें दोनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो रीज़न है दैट इज़ नॉट राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन या फॉर द स्टेटमेंट। ओके, तो जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, बाकी तो ठीक है भैया। आगे देखते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है किसका सुझाव है, बहुत ही सरल सवाल आ गया भैया, यह किसका सुझाव है कि ईश्वर दैवीकृत समाज है? तो सबको पता होगा, फटाफट सब खुश हो गए होंगे, है ना। तो ईश्वर दैवीकृत समाज है, किसने कहा है? एक ही व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है जिनका नाम है डरखाइम, जो कि फंक्शनल थियरी ऑफ रिलीजन की बात करते हैं, है ना। यानी फंक्शनल थियरी ऑफ रिलीजन क्या होगी? प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जिसमें कि दरखाइम टोटेमिज्म की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा ट्राइब पे। बुक का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो ईश्वर दैवीकृत समाज है, इसके अलावा और भी स्टेटमेंट है। एक तो हो गया कि ईश्वर दैवीकृत समाज है, और एक स्टेटमेंट और है पीजीटी वालों के लिए कि स्वर्ग का समाज महिमा मंडित समाज है। ये भी बड़ा पूछा जाता है ना, कि स्वर्ग का समाज जो है वो एक तरीके का महिमा मंडित समाज है। ठीक है, चलिए, द सोसाइटी ऑफ हेवन इज अ ग्लोरीफाइड सोसाइटी। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय परिवार में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी या पुत्रवधू बनने के रूप में प्रेरित करते हैं, तैयार करते हैं, क्या कहलाता है? सामाजिकरण तो नहीं कहलाएगा, पुनर्सामाजिकरण भी नहीं कहलाएगा, प्रौढ़ सामाजिकरण तो बुढ़ापे पे होता है। कहा जा रहा है कि यानी अब बच्ची अभी पुत्री है ना, पुत्री को तैयार किया जा रहा है किसके लिए? बहू बनने के लिए। तो यानी आने वाली स्टेज के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जब किसी अवस्था के लिए, जब किसी आने वाली अवस्था के लिए हम स्वयं को तैयार करते हैं, तो यह प्रक्रिया प्रत्याशित सामाजिकरण कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। यानी प्रत्याशित सामाजिकरण, किसी आने वाली अवस्था के लिए स्वयं को तैयार करना। आप मुझे बताएंगे कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन या फिर प्रत्याशित सामाजिकरण, ये किसका कॉन्सेप्ट है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर व्यवहार में लोग स्वहित से प्रेरित होते हैं? यानी कहा जा रहा है कौन सी थियरी इनमें से ऐसा कहती है कि जो लोग इंटरेक्शन करते हैं उससे वो खुद भी सीखते हैं, उससे वो खुद भी मतलब उनका भी उसमें हित होता है, वो खुद खुद भी सीख रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए, तो बताइए फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें कि ऐसा कौन सा पर्सपेक्टिव है। संघर्ष तो नहीं होगा भाई, है ना, और स्ट्रक्चरल भी नहीं होगा, दो तो नहीं होंगे, तो आप इतना तो श्योर होंगे। सिद्धांत यह कहता है कि अन्य लोगों के साथ अंतर्व्यवहार में लोग स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं, वो उन दूसरों के साथ जब व्यवहार करते हैं तो उससे खुद भी सीखते हैं, खुद भी करते हैं। जाहिर सी बात है आपको आंसर इसका पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्व्यवहार, या जिसको कि हम कहते हैं इंटरैक्शन थियरी, या फिर है ना अंतर्व्यवहार का सिद्धांत, इंटरैक्शन थियरी जिसको बोलते हैं।
तो अंतर व्यवहार में लोग क्या करते हैं, स्वहित से अभिप्रेरित होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किताबें दी गई हैं मिलाने के लिए और आपको बताना है कि कौन सी किताब किसने लिखी है, जिसमें से बहुत सारी किताबें हो सकता है आपको पता ही हो, जैसे कि सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन तो आपको नहीं पता होगी, लेकिन द पावर एलीट किताब सबको पता होगी, है ना। पावर एलीट किसकी है, C.W. मिल्स की है, सब जानते हैं। तो यानी बी को 3 से मिलाना है, तो बी को 3 से 1 में ही मिला हुआ है। इससे क्या मिला हमें रिजल्ट, आइए देखते हैं। सोशल क्लास एंड स्ट्रेटिफिकेशन बाय पी सॉन्डर्स, क्लास सिटी एंड पावर बाय मैनुअल कैसल से तो आपको पता होनी चाहिए, खैर आपके सिलेबस में भी है, नेट के सिलेबस में है ना। तो मैनुअल कैसल की एक किताब ये भी आपको मिल गई, इसे नोट कर लीजिए, क्लास सिटी एंड पावर। और एक बचा क्या, क्लास इन मॉडर्न सोसाइटी बाय T.B. बॉटम। तो चारों किताबें का आपको पता चल गया एक किताब से, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है। सोशियोलॉजी इज द साइंस टू अंडरस्टैंड द सोशल वर्क। किसने कहा होगा ये बात, सामाजिक कार्य की जगह यहाँ पर, हालांकि हिंदी में इसमें एक्शन लिखा होगा, यहाँ पर क्रिया होगा, सामाजिक क्रिया, ठीक है। तो अब वो ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा ट्रांसलेशन आपको देखना पड़ेगा भैया, है ना। ये क्रिया यहाँ पर कार्य नहीं लिखा होगा इंग्लिश में, अगर आप मैं उसको आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए आप, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, है ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आपसे अंग्रेजी में लगाइए। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शन, और वहाँ पे कार्य लिख दिया, क्योंकि अब ये तो भैया कंप्यूटर कर रहा है तो उन्हें कैसे पता चलेगा, है ना। तो सोशल एक्शन नहीं हो, मतलब सामाजिक कार्य नहीं होगा, सामाजिक क्रिया होगी। चलिए अगला देखते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, आइए देखते हैं अपना वापस। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया को समझने का विज्ञान है, ये बात कौन कहेगा, एक के अलावा कौन कह सकता है, मैक्स वेबर कहेंगे भैया। क्योंकि अब देखिए, अगर समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विज्ञान है, मैक्स वेबर। समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का, सामूहिक सामूहिक व्यवहारों का अध्ययन करता है, डरखाइम। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इम्पेरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशंस, हिंदी में इसको कहते हैं, अब देखो फिर हिंदी में लगाने का मतलब क्या हुआ जब हिंदी में उसका मतलब ही नहीं बता रहे हैं। इसको कहते हैं आदर्शता समन्वित संघ। आदर्शता समन्वित संघ हुआ क्या, डेरेनड्रॉफ की वीडियो, कोजर की वीडियो सब पड़ी हुई है चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं। आदर्शता समन्वित संघ में क्या हुआ, उन्होंने बताया कि भाई हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो डेरेनड्रॉफ इसका सही आंसर है ना, राल्फ डेरेनड्रॉफ, डेरेनड्रॉफ इसका सही आंसर है। डेरेनड्रॉफ क्या, उनकी किताब भी है क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जिसमें कि डेरेनड्रॉफ क्रिटिसाइज द मार्क्स एंड मार्क्सियन थियरी, और कहते हैं कि अब जो है कॉन्फ्लिक्ट होना संभव नहीं है, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएगा, जिसके बहुत सारे कारण, बहुत सारे तर्क बताते हैं डेरेनड्रॉफ, और कहते हैं कि अब कॉन्फ्लिक्ट होना उतना आसान नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, अब श्रम का संस्थाकरण हो गया है, पूंजी का विकेंद्रीकरण हो गया है ना, और मध्यम वर्ग का उदय हो गया है, और डायमंड क्लास स्ट्रक्चर जिसको कि बताते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, डिटेल में आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एमिल डर्कहाइम, धार्मिक कार्य व्यापार को किस रूप में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, और साथ साथ क्या लिख दिया, दरखाइम के अनुसार। तो भैया मुझे बताइए, दरखाइम धर्म को किस तरीके से देखते हैं। दरखाइम देखते हैं मनुष्य को एक जोड़ने वाला, मनुष्य को आपस में यूनाइट करने वाला, है ना। तो मनुष्य को किस तरीके से वो बता रहे हैं कि कैसे उसे देखते हैं वो, है ना। या कलेक्ट क्या करता है धर्म, तो धर्म का फंक्शनल पॉइंट क्या है, कलेक्टिविटी बढ़ाता है, सामूहिकता बढ़ाता है, लोगों को जोड़ करके रखता है, तो इंटीग्रेशन बढ़ाता है समाज का। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर डी। दरखाइम के अनुसार समाज की एकता यानी इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। टोटम क्या कर रहा था भाई, जनजाति में, ट्राइब्स में लोगों को जोड़ करके ही तो रख रहा था ना जी, तो स्थायित्व में योगदान करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दरखाइम कह रहे हैं कि समाज की एकता तथा स्थायित्व में योगदान करना ही उसका प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लिखा हुआ है भाई भतीजावाद, यानी जिसको नेपोटिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या होता है नेपोटिज्म? जिसमें कि मान लीजिए आप किसी पद पर हैं और आप चाहते हैं कि आपका ही कोई जानने वाला, कोई आपके ही रिश्तेदार का, कोई आपके व्यवहार का वो व्यक्ति उस पद पर आ जाए। आजकल बहुत जगहों पर ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेपोटिज्म उसे कहते हैं। इवन ऐसा कोई फील्ड नहीं बचा है जहाँ आजकल ये ना हो रहा हो। हर तरीके की फील्ड में नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। पक्षपात यानी बायसनेस, कि भैया हम अपने रिलीजन का करेंगे, अपनी सोसाइटी का करेंगे। तथा भ्रष्टाचार और करप्शन की तो भैया क्या ही बात करें, भारतीय समाज में बढ़ गए हैं। सही बात है, एकदम पक्की बात है ना भाई। अगर जो जो लोग सहमत हो फटाफट लाइक करें, है ना। तो भारतीय समाज में ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, तो हमें पता है। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। ये बताना है कि क्या ऐसा हुआ है। अब एक्सप्लेनेशन तो इस ऑप्शन में पूछा नहीं, तो क्या राजनीतिक इच्छा की कमी है? अब देखो यहाँ पर जो बात है, आपको लगेगा यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि कॉमन सेंस और वो जीत जाता है ना। अब अगर यहाँ पे आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप कहेंगे नहीं भैया, राजनीतिक इच्छा कहाँ कमी हुई है, आजकल तो हर आदमी नेता बनना चाह रहा है। वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर उस इच्छा की बात हो ही नहीं रही कि नहीं नहीं हमें फला मंत्री के साथ रहे, फला विधायक के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सब करने की बात नहीं हो रही है। ये वाली इच्छा तो हो रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल विल थी, जो समाज में परिवर्तन लाने की विल थी, जो जयप्रकाश नारायण में थी, जो राम मनोहर लोहिया साहब में थी, जो भीमराव अम्बेडकर साहब में थी, वो विल नहीं देखने को मिलती, वो राजनीतिक इच्छा देखने को नहीं मिलती है ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलता। तो ये बात भी सही है। तो ए और आर जो है वो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं देखने को। राजनीतिक इच्छा मिल रही है कि हम राजनीतिक उसमें पहुंच जाएं, फिर खूब लूट खसोट करें, वो तो देखने को मिल रहा है। लेकिन ये नहीं मिल रहा है कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम पद पर पहुंचेंगे तो हम ये परिवर्तन लाएंगे। ये सब नहीं, सब अपना अपना भला करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का स्थायी स्वरूप। मुस्लिम मैरिज पर पहले मैं बता दूं, एक डिटेल्ड लेक्चर पड़ा हुआ है। जिसने नहीं देखा है तुरंत जाए सर्च करे और मुस्लिम मैरिज पे एक लेक्चर 30 मिनट का पूरा देखे, जिससे कि आपको मुस्लिम मैरिज क्लियर हो जाएगा। कहा गया है अनस्टेबल फॉर्म ऑफ द मैरिज इन मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाले विवाह का अस्थिर स्वरूप क्या कहलाता है? तो जो अब इसमें से महर तो नहीं होगा, पर्दा तो प्रथा है, निकाह तो होता ही है, बचा क्या? मुताह बचा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो मुताह हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुताह विवाह में क्या होते हैं कि भाई जो शौहर हैं और जो उनकी पत्नी है, वो दोनों कुछ समय के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर शादी करेंगे, और जैसे ही वो पूरी हो जाएगी वो कहेंगे भैया ठीक है, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच में वो अब ख़त्म हो गया है, और नाउ हम दोनों लोग भैया अलग अलग हैं, अपने अपने रास्ते पे। तो दिस काइंड ऑफ मैरिज इज कॉल्ड मुता मैरिज, है ना, मुता टाइप ऑफ मैरिज। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये बड़ा शानदार सवाल है। ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में, यानी पिछले 2 दशकों का मतलब क्या हो गया, 20 सालों में, 2 दशकों में महिला सशक्तिकरण हुआ है? हुआ है क्या? अच्छा चलो मान लेते हैं हुआ है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि महिला सशक्तिकरण हुआ है। फिर लिखा है 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत की महिलाओं को सशक्त किया है। हाँ ठीक है, प्रधान महिला बनने लगी हैं। देखा आपकी पंचायत सीरीज आई पूरी, आप सभी ने देखी होगी, महिला उसमें प्रधान थी, है ना। तो ये बात तो सही है कि ग्रामीण भारत में पिछले 2 दशकों में यानी 20 सालों में महिला सशक्तिकरण हुआ है। वही जब ये भाई पंचायती राज अधिनियम आया, 73वां संविधान संशोधन आया, तो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन तो हुआ है, ये तो बात निश्चित है। और थोड़ा सा उससे महिलाओं की स्थिति भी सुधरी है। लोगों ने कम से कम सरकार ने जब 1/3 आरक्षण दे दिया, महिला सीट दे दी, तो कम से कम लोगों ने उस पर महिलाओं को एटलीस्ट थोड़ा तो तवज्जो देना शुरू कर दिया। तो बातें दोनों सही कही जा रही हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बड़ा ही शानदार सवाल है। आप लोग जितना डरते हैं इन सब क्वेश्चन से, असर्शन रीजन से, उतनी ये चीज़ें आती हैं। भारत में शिक्षा का निजीकरण शिक्षा के व्यवसायीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। यानी जो आजकल आप देख ही रहे हो, एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हर स्कूल, सब सरकारी में कौन नहीं पढ़ता है भैया, सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे, नाम क्या लेना।
है ना, तो सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। और जब सब बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो दैट वाज द रीज़न कि जो स्कूल्स हैं उनकी फ़ीस, उनकी उनकी चीज़ें वो महंगी होती जा रही हैं। वो कह रहे हैं भैया हम तो खूब पैसा लेंगे, और जो नए नए मम्मी पापा हैं वो कह रहे हैं हम भैया महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे। तो जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है वही शिक्षा के व्यवसायीकरण की तरफ जा रहा है। तो ये बात तो ठीक है, समझ में आती है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है शिक्षा के व्यवसायीकरण यानी जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ उसने क्या किया, अनेक गरीब सुपात्र छात्रों को क्वालिटेटिव एजुकेशन से वंचित कर दिया। हाँ ठीक है, अब पता चले 5,000 रुपये महीने की फ़ीस है, बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा, लेकिन उसके पास 5,000 नहीं तो देगा कहाँ से। तो अगर 5,000 ना होता तो एक बार को वो पढ़ने का सोचता। तो लिखा हुआ है शिक्षा का व्यवसायीकरण जो हुआ है उसके कारण बहुत सारे ऐसे गरीब स्टूडेंट्स हैं जो डिजर्विंग हैं, लेकिन डिजर्विंग का नहीं हो रहा है, जो पैसे वाला है उसका हुआ जा रहा है। तो बातें दोनों ठीक हैं और इसीलिए व्यवसायीकरण हो रहा है। तो कारण और असर्शन दोनों ही एक दूसरे की बातें सही हैं और दोनों भैया एक दूसरे से सहमत हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। लिखा हुआ है संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। अभी आपने पीछे एक स्टेटमेंट पढ़ा, संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं। संगठन संघर्ष के अखाड़े हैं, ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट रैंडॉल्फ कॉलिंस का है। याद कर लीजिए, पीजीटी के लिए रट डालिए, है ना। क्या है क्यों है भूल जाइए, लेकिन इसका थोड़ा सा कारण जान लीजिए कि जो रैंडॉल्फ कॉलिंस है, मैंने आपको बताया ना, शक्ति सत्ता की बात करते हैं, सत्ता के स्रोतों की बात करते हैं कि सत्ता जो है वो उसका स्रोत क्या है, और शक्ति का जो मूल स्वरूप है वही झगड़ा करवाने वाला है, वही लड़ाई झगड़ा कराएगा, उसी में की वजह से झगड़े होंगे, संघर्ष होगा कुल मिला के। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रैंडॉल्फ कॉलिंस। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भी देख लिया जाए हो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, यह सुझाव किसका है कि समाज में संघर्ष का प्रकारात्मक महत्व है। अभी पीछे बता के आए, पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले, है ना, कि एक बुक भी बताई थी, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका सही आंसर हो जाएगा कोज़र। ठीक है, तो कोज़र भाई साहब ऐसा मानते हैं कि उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। चलिए, अब आपने 21वां क्वेश्चन देख ही लिया है तो इसको सॉल्व भी कर लीजिए। लिखा हुआ है कि 22वां नहीं दिखाएंगे, वरना 22वां भी फिर आप लोग कहेंगे कि सॉल्व करवा दीजिए। 21वां क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है, एक तरफ कुछ थिंकर्स लिखे हुए हैं और एक तरफ उनकी थियरीज लिखी हुई हैं। थियरीज तो बड़ी मुश्किल लग रही हैं हिंदी में, लेकिन कोई बात नहीं। लिखा हुआ है, अब देखिए, परिघटना विज्ञान लिखा हुआ है जबकि प्रघटना विज्ञान होता है, तो इसको थोड़ा सा सरल कर देते हैं, दैट इज फिनोमेनोलॉजी। शक्ति अभिजन माने पावर एलीट, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, और संघर्ष तथा सत्ता माने कॉन्फ्लिक्ट एंड अथॉरिटी। ठीक है, तो अब जीएच मीड किसके होंगे, प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के। शुट्स किसके होंगे, परिघटना विज्ञान सो कॉल्ड, है ना, फिनोमेनोलॉजी के। लेविस कोजर किसके होंगे, श्रक नाइस, देखो फंसा दिया उसने, है कि नहीं, यही होता है। जीएच मीड हो गए प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद के, और दूसरा है अल्फ्रेड शुट्स जो कि प्रघटना विज्ञान का है, लेकिन कोई बात नहीं। राल्फ डेरेनडॉर्फ टॉक्स अबाउट संघर्ष और सत्ता, और लेविस कोजर यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक संघर्ष के कार्य। ठीक है, ये कहाँ गया, हाँ ठीक है ना, ये हो गया। तो इसका सही आंसर हो गया, देख लीजिए जो जो आ रहा हो भाई इसमें से, है ना, मिला लीजिएगा। सामाजिक संघर्ष के कार्य प्रकार अभी मैंने बताया आपको, उन्होंने बताए हैं। शुट्स ने प्रघटना विज्ञान बताया है, जीएट मीड ने प्रकार प्रतीकात्मक अंतरक्रियावाद बताया है, और राल्फ डेरेनडॉर्फ ने संघर्ष तथा सत्ता बताई है। शक्ति अभिजन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, शक्ति अभिजन आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, चलिए, तो ये थे आज के सवाल। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन शेयर किया करिए और भी दोस्तों को जोड़ा करिए। ठीक है, रोज़ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, और अब देखिए आपको पता भी नहीं चला और आपने कितनी जल्दी 120 क्वेश्चन, 121 इवन कितना शुभ अंक है ना, 121 क्वेश्चन आपने जो है लगा डाले पिछले 3-4 दिनों में। और जिसने नहीं देखे हैं, जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, वो पीछे जाए और पार्ट 1 से, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, और आज पार्ट 6, ठीक है,
ये सेशन तब तक चलेगा जब तक ये चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल ठीक इसी समय 12 बजे, और ध्यान रखिए, रिवीजन खूब सारा करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।